बलोचों को बलोच ही मार रहे हैं। बशीर ज़ेब भी बलोच है, अल्लाह नजर भी बलोच है, जावेद नंगल भी बलोच है, और जितने लीडर्स हैं सारे बलोच ही हैं। इनका एक लीडर सराबी, उसने इस बुरी तरीके से रेप किया कि रेप करने के बाद उस दरिंदे ने उसकी बॉडी काट के जो जंगल में फेंक। तो ये कौन सी स्ट्रगल है जिसमें आप अपने ही लोगों को निशाना बनाए और उनके ऊपर जुल्म करें। फिर ये लोग चले गए हैं मुसैद और रॉ के कंट्रोल में। एक दहशतगर्द जो है वो कम से कम जब वो लेके चल रहा होता है तो वो अपने ऊपर 50 लाख का असला कैरी कर रहा होता है। वो उनके बाप ने वहां पे फैक्ट्रियां लगाई हैं डॉलर बनाने की। इस्लाम में कहा गया मुनाफिकीन का दर्जा जहन्नुम में काफिरों से भी नीचे हुआ। बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है ये काफिरों के पेरोल पे काम कर रहे हैं और ऑर्गेनाइज तरीके से अमेरिकन हथियार इन्होंने फितना रखवारी और फितना हिंदुस्तान के हवाले इसलिए किए हैं कि पाकिस्तान के अंदर जाके दहशतगर्दी करे। अफगानिस्तान के अंदर जितने भी सिस्टम ये अमेरिकन के जूते चाटते हैं। बलूचिस्तान के ऊपर इसराइल की और बलूचिस्तान के ऊपर अमेरिका की भी नजरें है और बलूचिस्तान के ऊपर इंडिया की भी नजरें है। एपीएस पे हमला किया गया और एपी पे हमला हुआ तो वो जो हमला कर रहे थे, जो रॉ का एक डिप्टी डायरेक्टर था, उससे वो जो वहां पे दहशतगर्दी कर रहे थे, जो बच्चों को मार रहे थे, वो उससे कनेक्शन में थे। पहले इनको वो हीरोइन पे राइस पे लगाते हैं, जब वो दिमागी तौर पर उनका बैलेंस खराब हो जाता है तो कहते हैं अब जाके दहशतगर्दी का हमला करो। ये टाउट है इसराइल के और रॉ के। ये जो है ना, अब ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि ये पूरे रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। भारत जब खुद हमला करने की कोशिश करता है तो उनको मुंह की खाना पड़ती है। पाकिस्तान जब तरक्की की राह पर गामजन होते तो अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश करता है और उनकी प्रॉक्सीज़ को भी उसी ज़बान में जवाब दिया जाता है। भारत की जानिब से कुछ हमले किए गए, भारत ने अपने आलाकारों को इस्तेमाल किया, सहूलतकारों को इस्तेमाल किया। भारत आखिर चाहता क्या है पाकिस्तान से? ये जिस ज़मीन से दहशतगर्दी पाकिस्तान में फैलाने की कोशिश की जा रही है, इससे मुतालिक कुछ सवालात हैं जिनके मुतालिक जवाब आज हम जानेंगे। दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? आप सुनाएं, खैरियत से? ठीक-ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बलूचिस्तान के अंदर हमने पिछले दिनों देखा एक इवेंट्स कुछ हमने देखे, अनयूजुअल से इवेंट्स और अटैक्स लॉन्च किए गए थे। क्या समझते हैं, व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड दैट? पहले तो ये क्लियर करने के इवेंट्स नहीं थे, प्रॉपर अटैक्स थे। जो बलूचिस्तान की जो अलहदी पसंद पार्टियां हैं जो कहते हैं कि हम बलोचों के हकूक के लिए लड़ रहे हैं, तो पहले तो ये सेट कर लें कि बलूचिस्तान के अंदर बलोच जो है वो कोई 20 लाख बलोच हैं। टोटल बलोचों की आबादी पाकिस्तान में कोई 80 लाख के करीब आती है। उसमें से 50 लाख बलोच जो हैं जो अपना बलूचिस्तान से बाहर या सिंध में रह रहे हैं या पंजाब में रह रहे हैं या बाकी इलाकों में रह रहे हैं। तो किसी तरह भी ये कहना, और बलूचिस्तान के अंदर बाकी बहुत सारे और भी एथनिक लोग, जिसमें पश्तून भी हैं, ब्रोही भी हैं, ज़ैरी भी हैं, और अपने अपने इलाकों में वो आबाद है। तो पहले तो ये किसी भी तरीके से बलोचों की आज़ादी की स्ट्रगल नहीं है। दूसरी बात यह है कि बलोचों को बलोच ही मार रहे हैं, यानी बशीर ज़ेब भी बलोच है, अल्लाह नजर भी बलोच है, जावेद नंगल भी बलोच है, और जितने लीडर्स हैं सारे बलोच ही हैं। और इन्होंने ये जो इंसिडेंट हुए, जो अटैक्स हुए हैं, इसमें 33 सिविलियन जो मारे गए हैं, जो शहीद हुए हैं, वो बलोच ही थे, वो कोई बाहर से नहीं आए थे। तो ये कौन सी स्ट्रगल है जिसमें आप अपने ही लोगों को जो है वो निशाना बनाए और उनके ऊपर जुल्म करें, उनके दूसरी बात, जितने बैंक लूटे गए हैं उनके अंदर बलोचों का ही पैसा पड़ा हुआ था। पहले पंजगूर में बैंक लूटा गया, उससे पहले आपने देखा कि बहुत और सारी जगहों, नौशकी में बैंक लूटा गया, इससे पहले भी बैंक लूटे गए हैं। वो बैंकों से जो पैसा इन्होंने लूटा वो बलूच अवाम का पैसा है। वो वहां पे वो अपना हो सकता है एक आध पंजाबी और उनका पश्तून का भी हो, लेकिन ज्यादा बलूच अवाम का पैसा है। लोग बिजनेसमैन है जो कोयटा में बिजनेस करते हैं, जिनकी जो है वो जिना स्ट्रीट के ऊपर दुकानें हैं, उनका वो पैसा है, जो प्लाजा वहां बने हुए हैं, जो फार्मेसी वहां बनी हुई है। तो ये कौन सी स्ट्रगल है? पहले तो ये सोचे ना कि जो बलोच ही बलोचों को लूट रहे हैं, तो ये तो ना तो ये किसी जद्दोजहद में आता है, ना ये किसी और चीज के अंदर फॉल करता है, ना ये दुनिया के अंदर फॉल करता है, ना ये मजहब के अंदर फॉल करता है। और ये तो जितने बलोच है तो एथियस्ट है, इनका तो कोई फॉलोइंग नहीं है। यानी आपने देखा कि अभी आपकी नजर से गुजरा होगा, अगर तो आपकी जनवन
आप कहते हैं कि जी आजादी, तो आप फिर औरतों की जो लेडीज की जो है वो रेप क्यों कर रहे हैं? आप एक औरत को अगवा करके लेके जाते हैं, जरीना बलोच को किया आपने, उसके बाद हनार बलोच को किया, नरगिस बलोच को किया, उनको आप अगवा करके ले गए। नरगिस बलोच को उसके हस्बैंड के सामने अगवा करके ले गए। फिर हनार बलोच जो है उसकी जो उसको एक इनका एक लीडर शराबी, उसने इस बुरी तरीके से रेप किया कि रेप करने के बाद उस दरिंदे ने उसकी बॉडी काट के जो जंगल में फेंक, पहाड़ों में फेंक दी। तो ये अल्लाह किस किस्म अकबर। की भाई स्ट्रगल है? अब वो चूंकि उनको उन्होंने हीरोइन पे लगाया होता है, पहले इनको वो हीरोइन पे राइस पे लगाते हैं, जब वो दिमागी तौर पर उनका बैलेंस खराब हो जाता है फिर कहते हैं अब जाके दहशतगर्दी का हमला करो। तो ये कौन से मतलब है? जो बलोचों को मारने वाले तो बलोच है, कोई पंजाबी नहीं है, कोई सिंधी नहीं है, कोई पठान नहीं है। जितने पठान रह रहे हैं बलोचिस्तान में वो सारे बड़े पीसफुल सिटीजन है, दे आर डूइंग देयर ओन बिजनेस। इसके अंदर सर इसका ये किस मतलब ये है कि एजेंडे पर फिर तमाम काम कर रहे इन हैं? ये तमाम तो कोई दीन नहीं है, ये तो कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये कैसा नजरिया है, ये कैसा एजेंडा है, ये किसके कहने पर सब कुछ हो रहा है? 2008 में अगर याद हो तो बलोचों ने अपना बलोच पार्टी ने जो पार्टीज थी, पॉलिटिकल पार्टीज, इन्होंने इलेक्शन का बायकॉट किया था। लेकिन उसके बाद फिर कोई अच्छी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की तरफ से, जिसमें वो एनएफसी अवार्ड आया, 18th अमेंडमेंट आई, सूबों को राइट मिले, बलूच मूवमेंट जो थी, बलूच हकूक की करारदाद मंजूर हुई। उससे 2013 में जब इलेक्शन हुए तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी जितनी बलूचिस्तान के अंदर, नेशनल पार्टी, अख्तर मंगल की, बाकी लोग, उन्होंने दे पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन एंड दे वर हैप्पी इन पार्टिसिपेट। वहां पे एक गवर्नमेंट बनी इस तरह करके वहां पे बलूचिस्तान के अंदर। अब हुआ ये जिस वक्त गवर्नमेंट बनी तो पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर बड़े अरसे से बलूचिस्तान के ऊपर इसराइल की और बलूचिस्तान के ऊपर अमेरिका की भी नजरें और बलूचिस्तान के ऊपर इंडिया की भी नजरें। सर वो यही वहां मैं पे सवाल अगला करने वाला था कि इसराइल की भी इन्वॉल्वमेंट हमें नजर आई बलूचिस्तान में, तो उनके क्या मकासद हो सकते हैं? उनके मकासद है ना कि वो पाकिस्तान को जो डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, वही मकसद है ना। अभी तो नहीं, ये तो बहुत पुरानी बात है कि एक था मिडिल ईस्ट MMERI, मिडिल ईस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया था जो इसराइल ने बनाया था, और उसका उन्होंने डायरेक्टर लगाया था एक इजरायली कर्नल था, अपना बर्मन 7 को उसका नाम था। और वो उसने इजरायली डिफेंस फोर्सेस में कोई 20 साल नौकरी की थी। उसको टास्क दिया गया था, ये बात मैं आपसे कर रहा हूँ 70s की, ये इससे जब 1970s की। इंसर्जेंसी खत्म हुई है, उसको टास्क दिया गया था कि आप बलूचिस्तान के बारे में इंटेलिजेंस कलेक्ट करो, और उसको उस वक्त ये टास्क दिया गया था। ये कोई उसके बाद वो काम करता रहा। फिर अर्ली 80s की बात है कि वहां पे बलूचिस्तान के अंदर जो है वो खास तौर पे यूथ को एंगेज करने के लिए और यूथ को मिसलेड करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए, प्रोपेगेंडा करने के लिए वहां पे कुछ थिंक टैंक्स बनाए गए, वहां पे BYC बनी, वहां पे इस किस्म की काउंसिल्स बनी जो वजूद में आई, जिनका बुनियादी मकसद था कि वो जो आप आज चीजें देख रहे हैं कि जी बलूचिस्तान के हकूक हो गए, जी ये हो गया, फलाना हो गया, इस किस्म की चीजों को एग्जीरेट करके और एक यंग जनरेशन को मिसगाइड करने के लिए ये काम जो है ये शुरू हो गया था। और इसका आगाज हो गया था, आप याद रखिएगा कि अपना अर्ली 2000 में जो है ये तमाम चीजें जो है ये सामने आनी शुरू हो गई थी। डिफरेंट चीजें हैं जिसके जरिए बलूचिस्तान को हार्नेस करने की कोशिश की जा रही है, एक प्रोपेगेंडा के जरिए। जिस तरह इसराइल का एक ग्रेटर इसराइल का प्रोग्राम है, इसी तरह जहन में अमेरिकन के जमाने में बाकी एक ग्रेटर बलूचिस्तान का भी प्रोग्राम है। अब ये जितने अपना बलोचिस्तान सेपरेटिस्ट लीडर हैं, जिसमें हरबियात मरी है, अल्लाह नजर है, बशीर जेब है, ये बशीर जेब एक क्लर्क था, आपको याद होगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। तो इनको कहाँ से इतने पैसे मिले कि बशीर जेब को भी आपने देखा जो अफगानिस्तान में उसकी जो मोटरसाइकिल के ऊपर तस्वीर आई है, उसने राडो की तो घड़ी बांधी है, जो पता है कितने लाख की घड़ी है। और उसके बाद अभी कभी बरमदाद मुफ्ती को देखे वो डिजाइनर सूट पहन के। तो फिर ये तो चले गए हैं आई अपना मुसैद और रॉ के कंट्रोल में। और मुसैद ने तो अपना अभी इससे पहले जब अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान के अंदर थी तो मुसैद का और रॉ का और अपना अफगानिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है DNG, उसका एक ज्वाइंट ऑपरेशन हेडक्वार्टर बना था बदख्शा में, जहां से वो लोगों को भर्ती करते थे पाकिस्तान में लॉन्च करने के लिए। आपने देखा उसका एक चीज जो है वो नजर आई जब पाकिस्तान में APS पे हमला किया गया, और AP पे हमला हुआ तो वो जो हमला कर रहे थे उस वक्त वो एक अंगारे नाम का एक कटआउट था जो उसका अजीत कुमार डेवल का बड़ा
तो उसने उसे स्पेशली डिप्यूट किया था उसको इस ऑपरेशन के लिए। जो रॉ का एक डिप्टी डायरेक्टर था, उससे वो नुमाइंदे, वो जो वहां पे दहशतगर्दी कर रहे थे, जो लोगों को बच्चों को मार रहे थे, वो उससे कनेक्शन में थे और वो वहां उस वक्त कुरान शरीफ की आयतें भी पढ़ रहे थे। तो आप जो कह रहे हैं ना कि आइडियोलॉजिकली, तो इस चीज पे तो कोई आइडियोलॉजी बनती नहीं ना कि जी आप अगर रिलीजन की आइडियोलॉजी की बात करें, आप कुरान शरीफ की आयतों की बात करें, तो कुरान पाक में तो कहा है कि एक इंसान की जान का ज़िया पूरी जानो पूरे मिल्लत का जान के, तो कुरान तो कोई इस्लाम तो कहीं आपको तरगीब नहीं देता कि जी आप लोगों को मारे या आप रियासत के अंदर रियासत बनाए। तो ये किसी तरह की मजहबी आइडियोलॉजी से तो रिलेट नहीं है, ये तो काफिरों से भी बदतर है और आपके अच्छा। मुनाफिकीन से भी बदतर है। आपको पता है कि इस्लाम में कहा गया मुनाफिकीन का दर्जा जहन्नुम में काफिरों से भी नीचे हुआ। तो ये बिल्कुल। काफिरों के पेरोल पे काम कर रहे हैं पैसे के लिए। ये जितनी बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, इसके अंदर किसी भी किस्म की, किसी भी लीडर की कोई आइडियोलॉजिकल या कोई अपना मिट्टी से मोहब्बत होना या किसी मिट्टी से रिलेशन, कोई चीज शामिल, ये टाउट है इसराइल के और रॉ के, और इन्होंने एक्सप्लॉइट किया है। गलती हमारी है। जब बलूचिस्तान के अंदर इस किस्म की तंजीमें बनी थी, जहां पे लिटरेचर पढ़ाया जा रहा था, एंटी पाकिस्तान लिटरेचर पढ़ाया जा रहा था, इस किस्म के चीजों को, राइट्स को लेके एक्सप्लॉइट किया जाता, तो हमें चाहिए था, बलूचिस्तान के सियासतदानों को चाहिए था कि वो पॉलिटिकली उन लोगों से एंगेज करते। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए था, ये उनकी नाक के नीचे चीजें हो रही थी, लीडरशिप को पता था क्या हो रहा है, लेकिन चूंकि हमें सोने की आदत ज्यादा है और हम समझते हैं कि हर चीज जो है वो आप इस्लामाबाद में रह के कंट्रोल करते हैं। हर चीज इस्लामाबाद में रह के कंट्रोल नहीं, आपको पॉलिटिकली एंगेज करना पड़ता है लोग। दी पावर लाइज विद इन दी प्रोविंसेस। तो अब इस वक्त जो हाल हुआ है वो ये है कि ये बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये पूरी की पूरी जो चीज है, मुनज़्ज़म ये बलोच मनसूबाबंदी सरकारों के के तहत हाथ हो में रहे सर। निकल वो गई है। अभी जो आपने जिक्र किया उसमें मैं एक और चीज़ भी आपसे पूछना चाहूँगा। हमें जो अमरीकी हथियार हैं, जब खारिजीन को जहन्नुम वासिल किया गया था तो उनसे अमरीकी हथियार भी कुछ बरामद हुए थे और 40-40, 50-50 लाख के वेपन्स वो कैरी करके ये लड़ाई कर रहे थे। अमरीकी हथियार तो कोई अचंभा नहीं है ना। अमरीका हथियार $10 बिलियन के हथियार अफगानिस्तान में छोड़ के गया था। क्यों छोड़ के गया था? वो सिर्फ उसका वचार डालना था। अमेरिका का एक प्लान था। अमेरिकन को पता था कि जब तालिबान आए तो ये हथियार जो है ये हाथ लगेंगे उन दहशतगर्दों के जो दहशत कैद करके जेल में रखा हुआ था। तालिबान की जब लीडरशिप आई तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? उन्होंने सबसे पहले उन तमाम लोगों को रिलीज कर दिया, जेल के दरवाजे खोल दिए और जितने दहशतगर्द जो पाकिस्तान से भागे थे, जितने गुल बहादुर किस्म के लोग थे, उन सबको रिहा कर दिया। वो जब रिहा कर दिया तो उन्होंने अपनी वहां तंजीमें बना ली। नूरिस्तान में बैठ गए, वो अपना काबुल में बैठ गया, उन्होंने सेफ हाउस दे दिए। और अब तालिबान की हुकूमत जो है वो तो देखे ना, वो तालिबान के अंदर से जो लीडरशिप है वो पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है। वो बुनियादी तौर पे ऑल ऑफ देम आर नारकोटिक स्मगलर। वो नारकोटिक्स का कारोबार करते हैं। जितने भी आपको जिनके नाम के साथ मुल्ला शुल्ला नजर आता है, सारे नारकोटिक्स के डीलर है। और अगर अच्छा डीलर सर, नहीं है तो जितने नार्को डीलर है उस इलाके में सबसे भत्ता लेते हैं। तो एक और बात भी सर की जा ये रही कोई है। रिप्रेजेंटेटिव लीडरशिप तो नहीं है अफगानिस्तान की। तो सर इन एक और लोगों ने बात भी की जा कारोबार रही शुरू है। कर दिया, इन्होंने हथियार बेचते शुरू कर दिए, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं और ऑर्गेनाइज तरीके से अमेरिकन हथियार इन्होंने फितना लखारी और फितना बलूचिस्तान के हवाले इसलिए किए कि पाकिस्तान के अंदर जाकर दहशतगर्दी करे। अब इस जितने भी बलूचिस्तान में ऑपरेशन हुए हैं और अभी जो हुआ है उसमें M1A1 राइफल नजर आई है। उसमें एनवीजी, अब M1A1 राइफल की कीमत जो है वो $2000 से $3000 इंटरनेशनल मार्केट में। एनवीजी जो है वो $5000 की मिलती है। लेजर गाइडेंस गन जो है वो $3000 से $4000 की मिलती है। जो मशीन गन है वो भी $2000 से $3000 की मिलती है। यानी एक दहशतगर्द जो है वो कम से कम जब वो लेके चल रहा होता है तो वो अपने ऊपर 50 लाख का असला कैरी कर रहा होता है। और ये जो ऑपरेशन हुआ है फिर 24 करोड़ से ज्यादा रुपए का, इससे ज्यादा 50 करोड़ से ज्यादा का एस्टिमेट बनता है एक दिन में जो आप ऑपरेशन की। वो उनके बाप ने वहां पे फैक्ट्रियां लगाई हैं डॉलर बनाने की। इनके बाप, ये इनका बाप इतना अमीर था, ये तो वो टके टोकरी के लोग थे जो लोगों से मांग के बशीर देव जैसे लोग जिंदा रहते थे, खाते थे तो वहां पे किसी से मांग के खाया करते थे। इनके पास कहां से पैसे? कुछ ने इनको पैसा दिया। सोचने की बात है ना, ध्यान में ख्याल आता है कि इतना पैसा इनको कौन दे रहा है। तो ये अगर इनको पैसा इतना रॉ दे रही है, मुस्तैद दे रही है, और ये जो CIA जो पैसा देता है अफगानिस्तान को, अमेरिका जो पैसा देता है हर हफ्ते $40 बिलियन, उस $40 बिलियन पे या
पैसा हवाले कर देते हैं, शेयर दे देते हैं बशीर देव को और अब्रवियात मुफ्ती को और अल्लाह नजर को, बाकी लोगों को, तो फिर वो अपने बैंकों में पैसा डालते हैं। और अफगानिस्तान की ट्रेडिशन है कि वहां तो लूट मार है। आपको पता है जब अहमद करजई भागा था तो उसके हेलीकॉप्टर में क्या था, सुबह डॉलर के संदूक पड़े हुए थे। जब बशीर हो तो उसके बाद उनका दूसरा वो जो क्या नाम था उसका, प्रेसिडेंट भागा था अशरफ गनी, उसके हेलीकॉप्टर में क्या था, सिर्फ डॉलर के संदूक थे। तो ये वो लोग हैं अफगानिस्तान के अंदर जितने भी इस समय ये अमेरिकन के जूते चाटते हैं। ये जब हो रही थी ना रशिया के खिलाफ, जब पाकिस्तान लड़ रहा था और वहां पे रशियन आ गए थे अफगानिस्तान में, उस वक्त जो इनके बड़े के थे वो अमेरिकन के जूतों के नीचे बैठा करते थे, वो उनको ठोकरे मारते थे, वो उनसे लड़ते थे कि $1000 हमें दे दो। इस्लामाबाद में ये लड़ाइयां होती थी, किसी को $2000 मिल जाते थे वो दूसरे से लड़। तो ये तो पैदाइशी बिकाऊ माल है ना, ये सर, तो इस्लामाबाद किसी से याद है कि बड़ा एनीथिंग फॉर द मनी। अफसोसनाक इनके लिए वाकया भी कोई पेश आया आइडियोलॉजी था। नहीं है, कोई और मस चीज नहीं है। दे आर नार्को टेलर, दे आर ड्रग ट्रैफिकर, दे आर वेपन ट्रैफिकर। तो उन्होंने वो हथियार उठा के इन तंजीमों के हवाले कर दिए, वो आके पाकिस्तान से लड़ती है। पाकिस्तान अमेरिका से एतराज भी नहीं कर सकता क्योंकि अमेरिका इस तमाम चीज को सपोर्ट कर रहा है इन बैक हैंड इनोसेंटली। वो अगर अमेरिका नहीं सपोर्ट कर रहा तो अमेरिका को चाहिए ना कि $40 मिलियन जो हफ्ते देता है वो एड बंद कर दे ना। अच्छा सर, ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये बलोच अलहदगी पसंद तंजीमें हैं जो बलोचिस्तान के अमन को ख़राब कर रही हैं, मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत हमले कर रही हैं, फिर TTP हैं, अफगानिस्तान से जो ग्रुप्स एक्टिव हैं। ये कहा जा रहा है कि ये बैक एंड पे सब एक हो चुके हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर 2 जो कहा जा रहा था वो यही है जो भारत ने लॉन्च किया है। अब एक अमेरिकी जरीदा है बहुत बड़ा, उसकी लेटेस्ट परसों एक रिपोर्ट छपी है, नेशनल इंटरेस्ट उसका नाम है। उसने कहा कि जी ये उसके जो रिपोर्ट के नुकात हैं वो बड़े खतरनाक है। तो पाकिस्तान की हुकूमत उन नुकात पे सोचती है नहीं सोचती, कि हमारे यहाँ सोच का रुझान तो है ही नहीं ना। हम तो कहते हैं बस अपनी पावर एंजॉय करो, अपनी मर्सिडीज एंजॉय करो, 40-40 गाड़ियों का करवाए लेके बैठो, अपने आप को प्रोटेक्टेड रहो। पाकिस्तान के लोग जो है वो मरते हैं या वो लुटते हैं, जो कुछ होता है वो उनकी पाकिस्तान की पोलिटिकल लीडरशिप का कंसर्न नहीं है। उन्होंने तो इस मुल्क को सेल पे लगा दिया है कि जो मर्जी करते करो, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अगर होता तो आज आपका कोई थिंक टैंक जो है, कोई इंटेलेक्चुअल्स, कोई वो जाके बलूचिस्तान के अंदर बैठे होते। 12 शहरों में हमला हुआ है, कोई छोटी बात नहीं है। क्या रियलाइजेशन है यहाँ पे उस चीज के बारे में? काइनेटिक ऑपरेशन तो हो रहे हैं, लेकिन आपको काइनेटिक ऑपरेशन के अलावा को पॉलिटिकली भी लोगों को एंगेज करें। ये जानने की जरूरत है कि नौजवान दहशतगर्दी की तरफ क्यों जा रहे हैं, उनको एड्रेस करने की, उन रीजंस को जानने की जरूरत है। खाली मार मुर से तो मारने मुरने से तो काम पूरा नहीं होता ना। मारना मुरना तो चलता रहता है, काइनेटिक ऑपरेशन तो चलते रहेंगे, लेकिन ये जानना कि नौजवान क्यों हथियार उठा रहा है, ये किसका फर्ज है? ये तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट का फर्ज है ना। तो वो बलूचिस्तान जब हम उसके ऊपर तवज्जो नहीं देंगे तो इनडायरेक्ट तो इंडिया जो वो कामयाब हो रहा है। अब ये नेशनल इंटरेस्ट की जो रिपोर्ट छपी है उन्होंने क्या कहा है उसके अंदर, वो पढ़ने वाले नुकात है उसके, काश उसको पढ़े। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के अंदर जो नया फेज है ना टेररिज्म का, इसको यूनाइटेड स्टेट्स को, अमेरिका को इस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अमेरिकन जरीदा या अमेरिकन गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहा है कि बलूचिस्तान BLA का जो नया फेज है इसको अमेरिकन गवर्नमेंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। फिर वो कहता है कि जी ये जो छोटे छोटे ऑपरेशन वो बड़ी जगहों पे करते हैं ना, इससे वो डिजिटल प्रोपेगेंडे को यूज करके इसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट पेश करते हैं, जिससे दुनिया के अंदर बड़ा बुरा गलत इंप्रेशन जाता है। फिर वो कहता है कि टेररिज्म जो है ना, ये अब इंसर्जेंसी नहीं रही है, ये वो टेररिज्म है जो लोगों में टेररिज्म उधर शिफ्ट हो गया है जहां लोगों के अंदर हाई क्लास फियर कायम करना चाहते हैं ताकि वो उस डर के जरिए आपके साथ खड़े हो जाए। यानी अगर आप अब फिल्म उठा के, वीडियो उठा के देखें कि यही इस ऑपरेशन में बलूचिस्तान के अंदर जब वो लोग फायर कर रहे थे, बैंकों को लूट रहे थे, तो बलूचिस्तान की पब्लिक भी उनके साथ शामिल हो गई। सड़क पे चलने वाला बंदा भी बैंक को लूट रहा है, कोई उनको रेजिस्ट नहीं कर रहा था। ये बड़ा खतरनाक फेज है। Who will dilate on this way? कौन इस पे गौर करेगा? ये पॉलिटिकल लीडरशिप की जिम्मेदारी है इस पे गौर करना। इनके अंदर थिंक टैंक्स की जरूरत। पाकिस्तान को खुदा के वास्ते बलूचिस्तान के लिए कुछ करो। इस तरह सारे काइनेटिक ऑपरेशन से चीज कंट्रोल नहीं होगी। यू हैव टू एक्ट आउट ऑफ द वे। उसके बाद वो जरीदा क्या है, वो जरीदा लिखता है कि जी भी वो अपना जो एथनिक पोलराइजेशन है ना, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है बलूचिस्तान के अंदर जो है वो दहशतगर्दी को बढ़ाने के लिए। फिर वो कहता है कि जो बलूचिस्तान BLA जो है ना,
अब ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि ये पूरे रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिर वो कहता है कि ईरान के अंदर जो इनस्टेबिलिटी है ना, ये इस चीज को, बलूचिस्तान के अंदर टेररिज्म को बहुत फरोग देने में मदद कर रही है। इसलिए दुनिया को सीरियस होना चाहिए कि ये तमाम के तमाम सेंट्रल एशियन ट्रेड रूट्स और बाकी चीजों को, और पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स का जो इंटरेस्ट है और जो आपस में कॉपरेशन है उसको भी थ्रेटन करें। तो अब मुझे आप सर बताइए, ये चीजें दुनिया लिख रही है तो हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं? तो इस तरह हम एग्जैक्टली इंडिया सर, तो फिर इन चीजों को यूटिलाइज कर रहे हैं ना। सेफ्रॉन टू काम यही है, करने अपना की ग्रुप जरूरत टू है यही है। सर। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपके कमेंट्स जानना चाहूँगा सर। ऑपरेशन रद्दुल फितना जो लॉन्च किया गया था, हाउ डू यू सी दैट कि ये कामयाब एक ऑपरेशन रहा? हमने बड़ा स्विफ्ट एक रिस्पांस दिया हमारी आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से, और इन फ्यूचर आप कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को? क्या ये मज़ीद एस्केलेट हो सकती है, या फिर इन फितनों को कैसे मज़ीद एलिमिनेट किया जा सकता है, कैसे मज़ीद बेहतरी की जानिब गामजन किया जा सकता है बलूचिस्तान की मैंने सिचुएशन को? मैंने आपसे कहा ना कि काइनेटिक ऑपरेशन करना तो आपकी रेड लाइन है, आपने वो ऑपरेशन करने हैं, सिर्फ नेगोशिएशन से गुजारने। आप नेगोशिएशन किससे करेंगे? लेकिन वो काइनेटिक ऑपरेशन करने वो हमने किए। फितना रद्दुल फितना हुआ, उन जगहों को रिस्टोर किया गया, हाईवेज को रिस्टोर किया गया, शहरों को रिस्टोर किया गया, और 216 दहशतगर्द मारे गए। उन 216 में से 215 दहशतगर्द होंगे जो मिसिंग पर्सन थे। तो अब बलूचिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की हुकूमत को तमाम लोगों की तस्वीरें शाया करनी चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए, पाकिस्तानियों में वो तंजीमें जो ये थीसिस लेके चलती हैं कि ये मिसिंग पर्सन जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज जो उठाए हुए हैं, उनकी तस्वीरें शाया करके बताएं कि ये मिसिंग पर्सन सिक्योरिटी फोर्सेज के पास नहीं थे, पुलिस के पास नहीं थे। ये वो लोग थे जो, मैं हमेशा कहता रहा हूँ, जो भाग के अपने घरों से भाग के चले गए इन दहशतगर्द ग्रुपों को ज्वाइन कर दिया। फिर उनकी फैमिलीज को बुला के वो फोटो दे। और दूसरी बात मैंने आपसे 12 अर्ज की है कि पॉलिटिकल ये जो फेज है, ये फिजिकल डोमेन से लेके तालीमी इल्मी डोमेन में चला गया, पॉलिटिकल डोमेन में चला गया, एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन में, गवर्नेंस की डोमेन में चला। वहां पे गवर्नेंस का फुकदान है। यानी आपने ट्रक ड्राइवर को, एक ट्रैक्टर ड्राइवर है जिसको उठा के बलूचिस्तान में हमने अपने एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया। ट्रैक्टर ड्राइवर होना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस ट्रैक्टर ड्राइवर की क्या क्वालिफिकेशन हुई? वो इसलिए इलेक्ट हुआ है कि उसका भाई नाअहल हो गया था, तो वो इलेक्ट हो गया। अब वो जो है वो वहां पे एजुकेशन मिनिस्टर है। आप मुझे बताएं, एजुकेशन मिनिस्टर जो है तो तालीम का बेड़ा गर्क होगा या नहीं होगा? वो क्या इंटरेस्ट रख सकता है या उसकी क्या कैपेबिलिटी होगी? हालांकि बलूचिस्तान में चीफ सेक्रेटरी जो है वो 3 साल से गालबन लगा हुआ है। तो उस चीफ सेक्रेटरी से पूछे ना भाई कि वो जो दहशतगर्द है वो रेड जोन से 25 मीटर के फासले तक किधर आए थे? तुम सो रहे थे घर में? तो बात यह है कि जब तक बलूचिस्तान को आप एंगेज नहीं करेंगे, उसकी यूथ को एंगेज नहीं करेंगे, वहां पे उन लोगों को जो, यानी आप देखें ना 2013 से लेके अब तक, या जब से मिलिट्री ऑपरेशन शुरू है उससे लेके अब तक, सोचने की बात यह है कि ज्यादा लोग जो है वो दहशतगर्दी की तरफ चले गए, औरतें भी दहशतगर्दी की चले गए। तो इसके अंदर इसको रोकने का जिम्मेदार कौन है? कोई तो जिम्मेदारी ले ना इसकी। सिर्फ ये कह देना कि जो काइनेटिक ऑपरेशन से आप इसको कर लेंगे, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि इससे ओवरऑल मसले का हल निकल सकता। उम्मीद करते हैं कि सर हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगी। जैसे आपने कहा, यूथ को एंगेज करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। काफ़ी हद तक डाउट्स भी क्लियर हो गए, और हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि बलूचिस्तान की सिचुएशन जो है वो ठीक हो सके और वहाँ पर अमन बहाल हो सके। थैंक यू सो मच एक मतलब फिर से सर आपका। और नाज़रीन, आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने निगहबान।